नमस्कार दर्शकों, महिला जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये तो हम सब जानते हैं कि चिकित्सा क्या है। चिकित्सा उपचार है रोगी को स्वस्थ करने की, और चिकित्सा का क्षेत्र वैसे काफ़ी बड़ा है जिसमें अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग उपचार हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम में बात करते हैं चिकित्सा से जुड़े एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जो कि हमारी लाइफस्टाइल में भी शामिल है, फिजियोथेरेपी, जिसे हम हिंदी में भौतिक चिकित्सा भी कहते हैं। इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शालिनी सिंघल को। तो शालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद शिवानी जी। जी, तो सबसे पहले तो हमारे दर्शक आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम शालिनी सिंघल है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की ही निवासी हूँ। मैं एम्स में फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे यहाँ लगभग 4.5 साल हो गया है। यहाँ पर हम अलग अलग विभाग के साथ, जैसे हड्डी रोग विभाग, शिशु रोग विभाग, शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग, इन सभी विभाग के साथ जुड़कर कार्य करते हैं। मरीजों को फिजियोथेरेपी से मदद देना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। जी, तो शालिनी जी, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। जी। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी या भौतिक चिकित्सा क्या है? देखिए, फिजियोथेरेपी एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें शरीर के विज्ञान को ध्यान में रखते हुए मांसपेशियों को सही अनुपात में कार्य कराते हुए मरीज को हम राहत दिलाते हैं। फिजियोथेरेपी बहुत सारी परेशानियों में सहायक है, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर, पैरालिसिस, मांसपेशियों में चोट लगना, कहीं पर कोई हीलिंग में इशू है वहाँ पर, चेहरे का पैरालिसिस, जैसी कई समस्याओं में फिजियोथेरेपी लाभदायक होता है। फिजियोथेरेपी व्यायाम, इलेक्ट्रोथेरेपी उपकरण जैसी कई चीज़ों के साथ एडवांस टेक्निक्स भी हैं, और साथ में दिनचर्या का सुधार देते हुए फिजियोथेरेपी से हम मरीजों की मदद करते हैं। अलग अलग परेशानियों के लिए फिजियोथेरेपी में अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, जैसे मस्कुलोस्केलेटल, गायनी, पीडियाट्रिक्स, न्यूरो, ये अलग अलग विशेषज्ञ सहायक फिजियोथेरेपी से करते हैं, सहायता देते हैं। अच्छा। जी, इसके अलावा फिजियोथेरेपी में हम सही तरीके से मरीज़ की समस्या का आकलन कर उनको इलाज बताते हैं। अच्छा। सबकी समस्या समान होने के बावजूद उनको अलग अलग तकलीफ़ की वजह से वो समस्या होती है। जैसे कि कमर दर्द होने को बहुत लोगों को होता है, लेकिन उन्हें कमर दर्द की समस्या अलग वजह से हो सकती है, जैसे हड्डियों में समस्या की वजह से, मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से, किसी चोट की वजह से। तो वो समस्या को पता लगाकर ही हम उनको इलाज बताते हैं। अच्छा जी। अच्छा, आपने जैसे अभी कहा कि एडवांस तकनीक, तो क्या फिजियोथेरेपी आधुनिक चिकित्सा में आती है? फिजियोथेरेपी को हम आधुनिक चिकित्सा कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन इसका जो बेस है वो बहुत ही पुराना है। काफ़ी लंबे समय से व्यायाम और फिजियोथेरेपी की तकनीकों से इलाज किया जा रहा है। अच्छा। इसमें जैसे समय के साथ शरीर की हमें जानकारी बढ़ती जा रही है, समझ बढ़ती जा रही है, वैसे ही फिजियोथेरेपी की टेक्निक भी इजाद होती जा रही है। अच्छा। जी। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि आधुनिक चिकित्सा का एक स्वरूप है। अच्छा, क्योंकि आमतौर पे अभी हम देख रहे हैं कि अधिकांश लोग अपने आप को फिजियोथेरेपी के तरफ मोड़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों? इसका एक मुख्य कारण लाइफस्टाइल हो सकता है। जो आज की जीवन शैली है वो काफ़ी आरामदायक हो गई है। लोग घंटों जगह पर बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, या फिर कुछ लोगों का कार्य का तरीका ही ऐसा होता है जिसमें उन्हें बहुत लंबे समय या तो खड़े रहना पड़ता है या बैठे रहना पड़ता है, जिसकी वजह से गलत मुद्रा की वजह से कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, गर्दन में दर्द, ऐसी समस्या उत्पन्न होने लगती है। अच्छा। जी, इसके अलावा आजकल लोग जागरूक भी काफ़ी हो गए हैं। हाँ, लोग समझने लगे हैं फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है, शरीर को मजबूत रखना कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी लोगों का फिजियोथेरेपी की तरफ रुख बढ़ने लगा है। साथ में हम देख रहे हैं जैसा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, नए नए उपकरण आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स आजकल बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सबके हाथ में दिखेगा, वो भी बहुत लंबे समय तक उसका उपयोग करते हैं। इसकी गलत मुद्रा में बैठ के प्रयोग करने की वजह से या बहुत लंबे समय तक ऐसा प्रयोग करने की वजह से तकलीफ़ें उत्पन्न होने लगी हैं। अब जितना मॉडर्न डेवलपमेंट आ रहा है वैसी मॉडर्न परेशानी आ रही है। जैसे स्मार्टफोन के संग में आए स्मार्टफोन थंब या टेक्सटिंग थंब जिसे हम कहते हैं। अच्छा। इस वजह से समय के साथ लोगों का जागरूक होना और समस्याओं का बढ़ना फिजियोथेरेपी की तरफ रुख करा रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी थी। तो अब जैसे मैं महिलाओं की तरफ से पूछना चाहूँगी कि महिलाओं में आमतौर पर घुटनों में दर्द, जोड़ों में जो दर्द है वो बहुत जल्दी ये समस्या देखी जाती है, तो इसका फिजियोथेरेपी में क्या इलाज है?
बिल्कुल सही कहा आपने, महिलाओं में आजकल घुटनों की समस्या काफ़ी बढ़ गई है। इसका लाइफस्टाइल तो एक वो है ही रीज़न, लेकिन इसके अलावा कुछ बनावट को भी हम दोष देंगे। जैसे महिलाओं का पेल्विस थोड़ा वाइड होता है, या कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से मसल, मांसपेशियाँ और लिगामेंट थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। वज़न बढ़ जाने की वजह से वज़न ज़्यादा आने की वजह से जोड़ों में तकलीफ होने लगती है। तो ये सब वजह हैं जो महिलाओं को आजकल घुटने का दर्द, जोड़ों में दर्द ऐसी समस्या बढ़ा रहा है। लेकिन हाँ, फिजियोथेरेपी से इसका इलाज बिल्कुल संभव है। फिजियोथेरेपी की सहायता से हम कुछ व्यायाम बताएंगे, कुछ मैनुअल थेरेपी होती है, कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से हम घुटनों में दर्द जो है उसको आराम दिलाते हैं। उसमें महिलाओं को आराम दिलाने के लिए एक्सरसाइज के अलावा हम कुछ रोकथाम के तरीके भी बताते हैं कि कैसे आप बैठें, कैसे आप उठें, कैसे काम करें जिससे आपको तकलीफ़ ज़्यादा ना पड़े। अगर तकलीफ़ ज़्यादा ना है तो दर्द के लिए हम दवाई के बिना या कम दवाई के साथ और सर्जरी के बिना भी काफ़ी हद तक राहत दिला सकते हैं। अच्छा, सर्जरी की बात की तो अभी एक और गंभीर घुटनों से जुड़ी हम देखते हैं कि घुटने बदल देना, जिसको हम नी रिप्लेसमेंट भी कहते हैं, तो ज़्यादातर शिकायत ये भी आ रही है। तो फिजियोथेरेपी का इसमें क्या रोल रहता है? देखिए, घुटना तब बदला जाता है जब जोड़ के अंदर इतनी तकलीफ हो कि वो अब सुधर नहीं सकती, है ना। तो उस स्थिति में नी रिप्लेसमेंट के पहले और बाद में दोनों ही एरिया में फिजियोथेरेपी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। प्री ऑप फिजियोथेरेपी में हम मरीजों को वो व्यायाम बताते हैं जिससे उनकी तकलीफ़ कम हो, दर्द कम हो, और ऑपरेशन के बाद उन्हें क्या करना है, कैसे उठना है, बैठना है, क्या व्यायाम करना है, ये सब तरीके हम उन्हें पहले से ही सिखा देते हैं। अच्छा जी, पोस्ट ऑप में भी हम समय के साथ कब उन्हें खड़े होना है, कब चलना है, कितना भार देना है, किस तरीके के व्यायाम करना है ताकि उनकी मांसपेशियां मजबूत हों, ये सब चीज़ें भी हम मरीजों को सिखाते हैं। अच्छी बात यह है कि आजकल सर्जन भी इस चीज़ में काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और फिजियोथेरेपी प्रोफेशन को काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि कहाँ इसकी ज़रूरत है, कैसे हम मरीजों को फ़ायदा दे सकते हैं और कैसे उन्हें स्वतंत्र बना सकते हैं। जी बिल्कुल जी। इसी तरह ना ये देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं को भी आजकल फिजियोथेरेपी की सलाह ज़रूर दी जा रही है, तो उसमें इनको क्या फ़ायदा होता है? जी, गर्भवती होना एक बहुत अच्छी चीज़ है महिलाओं के लिए और महिलाओं के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी बिल्कुल। इसमें हमने देखा है एक बहुत ही छोटा समय होता है 9 महीना, उसमें एक महिला बहुत सारे बदलाव से गुजरती है। अचानक से वज़न बढ़ना, मांसपेशियों का लूज होना, ये सब चीज़ें उन्हें इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। गर्भावस्था के पहले, गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के दौरान, ये प्रसव के बाद, इन सभी फेजेस में फिजियोथेरेपी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, जो महिलाएं फिजियोथेरेपी के लिए गर्भवती होने से पहले कंसल्ट करते हैं, उन्हें हम कैसे उन बदलाव से गुजरना है उसकी शिक्षा पहले से देते हैं ताकि उन्हें गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा तकलीफ ना आए। अच्छा। गर्भावस्था के दौरान काफ़ी जोड़ों में तकलीफ होना, अलग अलग महिलाओं को अलग अलग तकलीफ होती है। किसी को एड़ी में दर्द होता है, किसी को कमर में दर्द होता है, किसी को गर्दन में, किसी को कलाई में। इन सब समस्या के लिए हम उन्हें पहले से तरीके बताते हैं कि कैसे उन समस्या से बचें। अगर हो गई है तो कैसे उससे उपचार हम उन्हें करना है वो हम उन्हें सिखाते हैं। अच्छा जी, गर्भावस्था के दौरान ही हम उन्हें जो चीज़ें सिखाते हैं उससे उन्हें हम प्रसव के लिए तैयार करते हैं। लेबर में कैसे उन्हें ब्रीथ करना है, क्या करना है, ये चीज़ भी हम उसी दौरान उन्हें सिखाते हैं। अच्छा। प्रसव के बाद का जो फेस होता है, जब वो बच्चे का ख्याल रखते हैं, उस समय में भी महिलाओं को कैसे उठना बैठना है, वो केयर, क्या व्यायाम करना है कि वो अपनी लाइफस्टाइल में वापस जा सकें, वो सब चीज़ें उन्हें सिखाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, इसी तरह मैं कोविड जो अभी महामारी फैली हुई है इस बारे में भी बात करना चाहूँगी कि प्री कोविड, मतलब जिसको कोविड नहीं हुआ है वो कैसे फिजियोथेरेपी से फ़ायदा उठा सकते हैं, और पोस्ट कोविड जिनको हो चुका है तो वो कैसे रिकवर कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के थ्रू? जी, अभी के लिए बहुत सही सवाल है। जी बिल्कुल। कोविड के दौरान में हमने देखा है कोरोना संक्रमण किसी को भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें नहीं पता, वैसे सब ध्यान रख रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, दूरी बनाए रखे हैं, हाथ समय समय पर धो रहे हैं, बट उसके बावजूद कब कोरोना संक्रमण हो जाए हमें नहीं पता। इसके लिए कुछ ऐसा वर्ग है जो लोग पहले से ही थोड़े वीक हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कोमोबिडिटीज़ के साथ हैं, या जिनका इम्यूनिटी लो है, या जिन्हें फेफड़ों से संबंधित पहले से ही कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया या कुछ और। ऐसे लोगों को पहले से ही व्यायाम के सहायता हम देते हैं, सांस के व्यायाम सिखाते हैं और कैसे अपनी दिनचर्या में अपने ख्याल रखना है और अपनी शरीर की क्षमता बढ़ाना है, ये हम पहले से सिखाते हैं, ताकि अगर उन्हें कोरोना हो गया तो वो उससे जल्दी उबर पाएँ, अच्छे से लड़ पाएँ और उनको उतनी परेशानी ना हो।
पोस्ट कोविड स्टेटस में तो फिजियोथेरेपी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। पोस्ट कोविड में जो लोग अस्पताल में बहुत लंबे समय रह करके आए हैं, आपने देखा होगा वो आपको बताते होंगे कि मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रहा है, चक्कर सा आ रहा है। इन सब समस्याओं में फिजियोथेरेपी सहायक है। उन्हें हम ये सिखाते हैं कि आप कैसे अपनी सांस की गति को कंट्रोल रखें, कैसे सांस के व्यायाम करें, अगर बलगम है तो उसको कैसे निकालें, कैसे ऊर्जावान बने, धीरे धीरे अपनी शारीरिक क्षमता को पहले के स्तर पर कैसे लाएं और अपने काम को सही तरीके से कैसे करें। ये सब चीज़ें पोस्ट कोविड का जो रिहैब फेज़ है उसमें सम्मिलित है। और इससे पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है। मैं तो कहूँगी जिसको भी पोस्ट कोविड रहा है, अभी कोविड के बाद वो उभरे हैं, वो ज़रूर फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें ताकि अपनी ज़िंदगी में सुधार ला सकें। अच्छा, तो जो अभी पेशेंट्स हैं कोविड के, जो एडमिट होंगे या जो घर पे भी होंगे, घर में क्वारंटाइन होंगे या मतलब ऐसा, तो क्या वो लोग भी ये फिजियोथेरेपी फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल। जिन लोगों को बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, ज़्यादा तकलीफ नहीं है, उन्हें हम सलाह देते हैं आप घर में रह करके अभी से सांस के छोटे छोटे व्यायाम, जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, पर्स लिप ब्रीदिंग जो हम सिखाते हैं वो आप शुरू कर दीजिए। पोजीशनिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो अभी आपने सुना भी होगा प्रोन पोजीशन के बारे में, काफ़ी अभी प्रचलित रहा है ये चीज़। हम बताते हैं कि आप थोड़ी देर सीधे रहें, बैठें भी, करवट भी लें, पेट के बल भी लें। इसकी वजह से फेफड़ों में जगह जगह पर ऑक्सीजन का जाना होता है, तो फेफड़े उतने ज़्यादा डैमेज हो नहीं पाते। तो इसीलिए जिन लोगों को थोड़े सिम्टम्स हैं वो भी इसमें ध्यान दें, और जिन लोगों को थोड़ी तकलीफ बढ़ गई है वो लोग भी आगे जाकर के फिजियोथेरेपी की सहायता लें। चलिए, तो शालिनी जी से आगे भी बात करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है महिला जगत कार्यक्रम में। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपी या भौतिक चिकित्सा की, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो शालिनी जी, जैसा कि ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे कोविड में फिजियोथेरेपी से कैसे आप रिकवर कर सकते हैं, तो अगर अब हम जैसे अभी तो हमने पर्टिकुलर बीमारियों से ही जुड़ के बात की, जनरली अगर मैं महिलाओं के लिए पूछूं कि फिजियोथेरेपी महिलाओं के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? महिलाओं के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ही फ़ायदेमंद है जी। महिलाएं काफ़ी व्यस्त रहती हैं, हाँ। घर के साथ ही बाहर का काम संभालना, और आजकल अधिकांश महिलाएं कार्यरत भी हैं, हम भी हैं, हाँ। वैसे ही घर के साथ समय निकालने के लिए, खुद के लिए समय निकालना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन काम तो काफ़ी है, हाँ। अपने शरीर का ख्याल भी रखना है जी। साथ में काफ़ी समस्याएं होती हैं, जैसा मैंने कहा कि शरीर अलग होता है, पेल्विस वाइड होती है, हार्मोन्स की वजह से काफ़ी चीज़ें लचीली होती हैं, जिनकी वजह से आगे समस्या हो सकती है, तो वो सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ रजोनिवृत्ति के बाद हमें हड्डियों की कमज़ोरी की समस्या भी काफ़ी होती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाना या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से बाकी परेशानियां खड़ी होना, ये सब भी एक बहुत ही परेशानी वाली बात है। साथ में इनफर्टिलिटी की भी आजकल काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी है।
बिल्कुल। इसके साथ ही पेल्विक फ्लोर की इश्यूज़ होते हैं जिसको हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, मतलब खांसने या चीखने के संग पेशाब का निकल जाना, जी, बिल्कुल। ऐसी समस्याएं भी महिलाओं को काफ़ी होती जी। हैं। इन सभी चीज़ों में फिजियोथेरेपी कारगर है। तो अगर कोई भी महिला हैं जिन्हें लगता है कि इन्हें कुछ ऐसी परेशानी झेलनी पड़ रही है या प्रसव के बाद उनको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, तो उन्हें ज़रूर फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। फिजियोथेरेपी इनमें उनकी ज़रूर मदद करेगा। अच्छा, तो ये जैसे फिजियोथेरेपी है तो क्या ये किसी एज के लिए प्रिस्क्राइब्ड है कि नहीं, ऐसा सच एज के वाइज फिजियोथेरेपी हर एज में कारगर है। अच्छा। नवजात शिशु से लेकर के बुजुर्गों तक अच्छा। सब जगह पे फिजियोथेरेपी का रोल है। हाँ। हमने 1 या 2 दिन के बच्चों को भी ट्रीट किया है और अच्छा। बुजुर्ग लोगों को भी ट्रीट किया है। जी, जवान जो बच्चे हैं आजकल के जो पढ़ रहे हैं उनको भी पढ़ाई लिखाई के दौरान बैठने उठने की समस्या होने लगी है। उन सभी चीज़ों में फिजियोथेरेपी से मदद मिलती है। खेल कूद के जो लोग हो गए, जो सेहतमंद लोग भी हैं, उन सभी लोगों में फिजियोथेरेपी हेल्प करता है। अच्छा, तो इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि जो लड़कियां हैं, जो टीनेजर्स हैं, तो उनके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जनरली हम देखते हैं, तो उनके लिए फिजियोथेरेपी कैसे कारगर होगी? जी, लड़कियां बचपन से अगर देखें तो एक टाइम जो आपने बोला टीनेज का जो टाइम होता है, उस समय पे लड़कियां बहुत सारे बदलाव से निकलती हैं। बिल्कुल। साथ में एक बहुत ही मुश्किल वाली चीज़ होती है जो तनाव। ऐसे समय पे बच्चे काफ़ी तनाव में रहते हैं। हाँ। उन बच्चियों को जैसा हम जानते हैं कि तनाव के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, तो वो सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। उसके लिए वो फिजियोथेरेपी से ज़रूर मिल सकते हैं। साथ ही वो बदलाव के साथ शरीर में कई बार काफ़ी परेशानियां भी होती हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए उन बच्चियों को फिजियोथेरेपी ज़रूर हेल्प करेगा। अच्छा, ऐसे मैं बुज़ुर्गों के लिए भी जानना चाहूँगी कि जो बुज़ुर्ग महिलाएं घर में हैं तो वो क्या फिजियोथेरेपी से कर सकती हैं अपने आप को, मतलब कैसे स्वस्थ रख सकती हैं? जी, बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए अक्सर एक परेशानी जो हम सुनते हैं अर्थराइटिस, हाँ, ये एज से रिलेटेड चीज़ होती है। उम्र के बढ़ने के साथ हड्डियों में कमज़ोरी आना, जोड़ों में थोड़ा घिसाव होना, वो सब देखा जाता है। तो अर्थराइटिस जैसी स्थिति में अक्सर ऐसा होता है कि सुबह सुबह बेड से उतरना, इन सब चीज़ों में परेशानी होती है। चलते फिरते में थोड़े टाइम के बाद में जोड़ों में दर्द हो जाना या बहुत समय से रेस्ट करने के बाद में जाम सा महसूस होना, इन सभी समस्याओं में फिजियोथेरेपी हेल्प करता है। हम सलाह उन लोगों को ऐसा देंगे कि आप जब सुबह उठते हैं तो सुबह अपने साथ में थोड़ा आधे घंटे का समय ज़रूर निकालिए, थोड़ा सा समय खुद को दीजिए, सारे जोड़ों को थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कीजिए और जिस भी मूवमेंट में ज़्यादा तकलीफ़ है उसके लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज सीखने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए। ज़रूरी है कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, उनको सारी समस्या सही तरीके से बताएं ताकि वो आपको सही उपचार दे सकें। अच्छा, और फिजियोथेरेपी के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फिजियोथेरेपी के दौरान आपको सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए, जब आप अपनी परेशानी लेकर के जाएंगे तब आप अपनी परेशानी को सही तरीके से बताइए। चोट लगने का कारण जानना और उसका तरीका जानना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम सही इलाज बता सकें। अच्छा। तो वो चीज़ आप ज़रूर अपने फिजियोथेरेपिस्ट को सही तरीके से बताइए। साथ में पानी अच्छे से पीजिए, डाइट अच्छे से लीजिए। खान पान का हमारे शरीर पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए फिजियोथेरेपी का एक सफल होना डाइट पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। अच्छा। तो उस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। दूसरा, आप ये चीज़ देखिए, जब भी आपको कोई तकलीफ़ होती है तो उसको आप टालें ना। आप समय रहते आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, फिर फिजियोथेरेपिस्ट से भी मिलें। आपकी समस्या का निदान जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को टालते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है जो 6 माह का है, आपने देखा कि 6 महीने में बच्चा बैठ जाता है, बट वो बैठा नहीं, 8 महीना निकल गया, 10 महीना हो गया, 1 साल हो गया। अगर आप समय रहते फिजियोथेरेपिस्ट से नहीं मिलेंगे तो शायद वो बच्चे को बैठाने में कल को तकलीफ ज़्यादा हो। अगर आप समय से मिल लेंगे तो उसका निदान भी हम सही तरीके से कर पाएंगे। अच्छा। तो समय रहते मिलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप अपने परिवार का ख्याल कैसे रखेंगे? इसलिए खुद का ध्यान रखिए और साथ ही साथ आपको जो सलाह दी जाएगी उसका भी आप पालन करें। आपको जो एक्सरसाइज बताया जाता है, जो व्यायाम बताया जाता है, उसमें हम ये भी बताते हैं कैसे करना है, कितनी बार करना है, कब कब करना है। तो जो आपको सलाह दी जाए, चाहे दिनचर्या के पालन में हो, चाहे व्यायाम करने का तरीका है, उसको आप सही तरीके से कीजिए। अच्छा, फिजियोथेरेपी की जब हम बात करते हैं तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई समस्या है तभी फिजियोथेरेपी करना है कि ऐसे भी करते रहना है? नहीं, आपने सही सवाल पूछा। परेशानी के साथ में तो फिजियोथेरेपी जुड़ी है, तो वो तो हेल्प करती ही है। दर्द तकलीफ में, मांसपेशियों का खिंचाव, पैरालिसिस जैसा मैंने कहा। लेकिन अगर सेहतमंद भी हैं आप
तब भी आप फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ले सकते हैं। जैसा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कहा, लाइफस्टाइल, जीवन शैली, हमारा बैठने उठने का तरीका, गलत तरीके से बैठ जाना, लंबे समय तक, अगर आप एक दिन ऐसा बैठे हैं तो कोई बात नहीं होगी, लेकिन आप 1.5-2 साल से वैसे ही बैठ रहे उठ रहे हैं तो आगे जाके मांसपेशियों पे अननेसेसरी लोड आता है, जिसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अगर आप समय रहते ही फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लेंगे तो हम आपको सलाह देते हैं कि आपका ये बैठने का तरीका है जिससे आपको परेशानी होने वाली है, तो हम उसको पहले से ही करेक्ट करा देते हैं। अच्छा। वो करेक्ट करा देने से आपको आगे जाके जो परेशानी आने वाली है, हम पहले उसको या तो रोक देंगे या अगर आ गई तो हम उसको इलाज कर देंगे। अच्छा। दूसरा उदाहरण है हमारे खिलाड़ी। हाँ। खिलाड़ी हमारे बीमार नहीं होते, वो लोग स्वस्थ होते हैं। उनको स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और उस स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत हेल्प करता है। इनफैक्ट आज की डेट में हर एक फील्ड में आप हर स्पोर्ट्स टीम के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट जुड़ा है, आप देखते होंगे, है ना। ऐसे ही गर्भावस्था जैसा आपने कहा, वो भी बीमारी नहीं है, बट उसमें फिजियोथेरेपी काफ़ी सहायक है। अच्छा, एक कैंसर पेशेंट्स के लिए भी मैं जानना चाहूँगी कि क्या इनके लिए भी फिजियोथेरेपी कारगर होती है? जी, स्पेशली महिलाओं की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, जी। तो ब्रेस्ट कैंसर आप देख रहे हैं आजकल काफ़ी आम हो गया है। उसकी सर्जरी के बाद में काफ़ी सारी परेशानियां उन्हें होती हैं, जैसे हाथ का जिस तरफ सर्जरी हो उस तरफ का हाथ ऊपर ना उठना या हाथ में सूजन आ जाना। अच्छा। तो उन सभी चीज़ों में कैसे हमको हाथ को आगे चलाना है, कैसे उस सूजन को कम करना है, कैसे उनको सांस के व्यायाम साथ में करवाना है ताकि वो अपनी दिनचर्या में वापस आ सकें सही तरीके से, जी। उस सब के लिए भी फिजियोथेरेपी बहुत हेल्पफुल है। अच्छा। तो जी हाँ, कैंसर में भी जब तकलीफ़ है तब भी और तकलीफ़ के बाद भी कैसे अपनी ऑपरेशन होने के बाद जब आप रिकवर कर गए, कीमो रेडियो सब खत्म हो गया, तब अपनी लाइफस्टाइल को कैसे सुधारना है, उसमें फिजियोथेरेपी बहुत मदद करता है। अच्छा, आम तौर पे अगर एक आदमी फिजियोथेरेपी ले रहा है तो एक दिन में उसे अपना कितना समय देना पड़ेगा? देखिए, एज इन जनरल अगर हम व्यायाम करते हैं तो हम कहते हैं आप आधा घंटा ज़रूर खुद को दें। बाकी जब हम आपको एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं उस समय पर हम आपको बताते हैं आपको कौन सी एक्सरसाइज कितनी देर करनी है, कितनी बार करनी है, कैसे करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग लगभग आपको 20 से 30 मिनट लगता है। अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर सेशन ले रहे हैं, आपका रेगुलर टाइम पे इंटरवल पे सिटिंग्स हो रहा है, तो उस समय पर लगभग 30 से 40 मिनट लग जाता है। तो ये जो समय है ये आमतौर पर पेशेंट की कंप्लेन, उनको क्या तकलीफ़ है और उसका क्या इलाज है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, और इसको डेली ही करना है कि कोई डे स्किप भी करते हैं लोग? इसको हम ये कहते हैं कि आप अगर व्यायाम दिनचर्या में शामिल किया है आपने तो आप रोज़ाना करें। अच्छा। बट अगर आपको तकलीफ़ है, समय नहीं मिलता, तब भी हम ये कहेंगे आप 5 डेज़ अ वीक, 5 दिन तो आप इसमें समय दीजिए। अच्छा। हाँ, और इसमें आपके लिए ज़रूरी है कि आपको जो सलाह दी गई है, जो एक्सरसाइज का एक तरीका होता है, अक्सर हमारे पास जो लोग पेशेंट्स आते हैं वो लोग जैसे जिमिंग करते हैं जो लोग, हाँ। उनके संग में समस्या ये होती है कि वो लोग कभी कभी गलत तरीके से व्यायाम कर देते हैं। जी। तो उन्हें हम ये सलाह देते हैं आप अपने ट्रेनर से मिलिए या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, कोई भी व्यायाम आपको करना है आप सही तरीके से करें। गलत तरीके से व्यायाम करने से तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। अच्छा। इसलिए सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। जी। अच्छा, और खान पान का क्या इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन रहता है फिजियोथेरेपी में कि नहीं? खान पान का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम ये कहते हैं बल्कि आप अच्छे से संपूर्ण आहार लीजिए, बल्कि डाइटिशियन से मिल लीजिए ताकि न्यूट्रिशन की आपको सही एडवाइस मिल सके। तो खान पान की रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, व्यायाम करने के पहले बाद में खान पान का समय ज़रूर देखना पड़ता है। जैसे कुछ व्यायाम है आपको पेट के बल लेट करके करना या कुछ है तो आप भरे पेट नहीं कर सकते। एज इन जनरल भी हम कहते हैं आप खाना खाने के बाद 1.5 घंटे थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद ही व्यायाम कीजिए। तो अच्छा, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हाँ, समय को हमें ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, तो मैं ये एक लास्ट सवाल है कि फिजियोथेरेपी क्या फिज़िकली ही हील करता है या मानसिक तौर पे भी हीलिंग देता है? फिज़िकली तो है ही इसका काम ही फिजियोथेरेपी है जी, तो फिज़िकली तो बिल्कुल ही करता है। हाँ। बट हाँ, हमारा पेशेंट के संग में इतना लंबे समय व्यतीत होता है, हम लोग हमारा थेरेपी काफ़ी लंबा चल जाता है क्योंकि हम फिजिकल हील करते हैं। हाँ। कोई भी मांसपेशी को ताकत आने में या उनको दिनचर्या में वापस नॉर्मल आने में काफ़ी समय लगता है। तो वो एक जो लंबा समय हम एक मरीज़ के साथ गुजारते हैं, तो हाँ, हमारा एक इमोशनल वो भी बन जाता है। बिल्कुल, तो कुछ हद तक हम मेंटली भी उनको हेल्प कर पाते हैं, फ्री कर पाते हैं। जी। तो चलिए शालिनी जी, आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारियों से हमें अवगत कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, समय का इशारा हो गया है। अपने अगले अंक में कुछ अच्छी और नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।